हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर आसफ साहब हमारे साथ हैं। ये दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में तदरीसी अमल जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों की गाइडेंस कर रहे हैं। और इनका ताल्लुक जो है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन से है, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो सप्लिट प्रोग्राम के तहत की थी, फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये फंडिंग कैसे हासिल की, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक मिशल राह साबित हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इनका तजर्बा है, सारा लेबॉर्ट्री का, सारी रिसर्च इनकी वहाँ से है और कोर्स वर्क इन्होंने पाकिस्तान से किया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ जो है वो और बहुत अहम है कि इनका ताल्लुक, यानी इनके जो पिछली जनरेशन, जो इनके वालिद से, वो भी एक स्कूल टीचर थे और अब ये यूनिवर्सिटी टीचिंग तक पहुंचे हैं। यानी एक जनरेशन में इन्होंने स्कूल से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र कर लिया है। अब देखते हैं इनकी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ तक पहुंचती है। लेकिन पहले हम इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि सप्लिट फंडिंग इन्होंने कैसे हासिल की। जी डॉक्टर साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? जी शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे आ, मुल्की हालात और उसके साथ साथ जो एडवांस रिसर्च है या एडवांस हायर एजुकेशन है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं। चीज़ें स्मूथ नहीं मिलती हमें। तो जी इसलिए हमें थोड़ा कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है, वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें जो आने वाले हमारे जूनियर्स हैं या हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं या जो स्कॉलरशिप देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके आए हैं, जो कि उनके लिए हेल्पफुल होंगे और वो अपनी और अब वो कम स्ट्रगल में इस पॉइंट पे आ सकते हैं जो कि हम लोगों ने की या हमसे सीनियर्स ने की। हमें भी कुछ सीनियर्स ने गाइड किया, फिर इसी तरह से हमने उनसे कुछ पॉइंट्स लेके हमने वर्किंग की। तो अब आने वाले जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमारे पास डिफरेंट सोर्स होते हैं फंडिंग के। जिस तरह हायर एजुकेशन है, तो हम मोस्टली स्टूडेंट्स सिर्फ हायर एजुकेशन को ही देख रहे होते हैं। जी लेकिन जी। आप तो और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम उस वक्त नहीं देख सकते या हमें नॉलेज नहीं होता, तो जिसकी बेस पे हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो जी हाँ। इसलिए हमें तकरीबन सारे जो पॉइंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल फंडिंग के जो एजेंसीज हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको टच करना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। तो लेकिन हमारे पास उस वक्त सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन का ही सोर्स था। तो इसलिए हमने फिर एमफिल के बाद मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। अच्छा। तो उसमें हमें कुछ जगहों पे अच्छा रिस्पांस भी मिला। हम्म। लेकिन इशू फिर फंडिंग का था। तो फुल प्रोग्राम के लिए थोड़े इश्यूज आ रहे थे, बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड था, जिसकी बेस पे फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं, वो पूछते हैं जी फंड्स कहाँ से आएंगे। जी, रिसर्च तो के फिर लिए तो हमने बहुत ज्यादा पीएचडी फंड्स इनरोल कर ली, पीएचडी इनरोल किया। तो उसमें हमें ये था कि हम स्प्लिट प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, उसमें फंड्स कम होते हैं। तो हम्म। उसमें तो इस तरह से एचईसी का एक इरसप का प्रोग्राम है, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो उसके हम्म। लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी होती है। तो अब ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है हम स्टूडेंट्स के लिए कि बाहर से एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है। तो इस पे भी हम बात करते हैं। तो जैसे एक्सेप्टेंस आती है तो फिर कुछ एचईसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि गैट टेस्ट होता था एनटीएस के थ्रू, वो हमने पास करना होता था। फिर आपकी कुछ यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक आपका साइनॉप्सिस अप्रूव्ड होना चाहिए, आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आपकी कंप्लीट हो कि आपने करना क्या है।
यानी रिसर्च प्रोजेक्ट आपने पहले यहाँ से पाकिस्तान वाली यूनिवर्सिटी से अप्रूव कराना है, जी, हमने उसके वो बाद अप्रूव आपने करके, फॉरेन अप्लाई हाँ करना है। जी, फिर हमने बाहर अप्लाई किया। लेकिन ठीक है। उसमें भी स्टूडेंट्स के लिए इशू होता है कि हम क्या करते हैं जी, कि हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर हम बाहर लोग ढूंढते हैं, उसमें मुश्किल होती है। हाँ जी, यही मैं तो पॉइंट पे आना चाह रहा था जहां अब जी, आप आए उसमें हैं। मुश्किल होती है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप पहले प्लान करें कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। तो हम्म। आपकी जो रिसर्च होती है, हम अक्सर रिसर्च में कुछ लिटरेचर रिव्यू करते हैं। जी तो हाँ। लिटरेचर रिव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि ये रिसर्च किस कंट्री की पब्लिश्ड है, किस हाँ जी, लैब में ये ये काम है हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये किस लैब में काम हुआ है। हम जस्ट क्या करते हैं जी, हम्म। उसने काम क्या किया, उसका कंक्लूजन क्या था, हम जस्ट एक वो राइटअप की फॉर्म में ले आते हैं। लेकिन हम हम्म। ये नहीं देखते ये किस साइंटिस्ट किस लैब का काम है। तो वही हमारे हम्म। पास सोर्स होता है, हमने उसी को टारगेट करना। हाँ, ये आपने तो इस बहुत तरह ही पिन पॉइंट कर दी है चीज सर, कि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उस लैब से भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने ये जी काम किया बिल्कुल, है। वो हमने एक या दो तीन स्टडीज एक ही इंस्टीट्यूट की अगर ऐड की हैं, तो वहां पे हम्म। आपके पास है। क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं, स्पेशली प्रोफेसर्स होते हैं बाहर, वो देखते हैं सिमिलैरिटी है या नहीं है। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आके करेंगे क्या। जी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी सिमिलैरिटी नहीं बनती तो वो आपको पहली ईमेल पे ही रिप्लाई कर देगा, रिकरेक्ट कर लेंगे वो आपको कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी हम्म। नहीं है, या हमारा रिसर्च एरिया जो है वो डिफरेंट है। तो दैट्स वाई उसमें आपका एक फेलियर का ना एक चांस ज्यादा होता है। तो यानी आपने हमें, सिमिलैरिटी मैच करनी है अपनी। यस, सिमिलैरिटी मैच होगी तो फिर वहां पे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी चीजें ठीक हो बात गया। की हैं, फंडिंग हो हम्म। रही या नहीं हो रही, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो आपकी सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक हो तो गया। जैसे ही आपकी रिसर्च और प्रोफेसर की रिसर्च मैच करती है, तो आपके वहीं से सक्सेस के चांस स्टार्ट होते हैं। वो पहली सीढ़ी होती है सक्सेस की, तो उसकी ये बेस आपने पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। अब यहाँ पे मैं वही बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि हमें हम्म। जब भी रिसर्च प्लान करना है, उससे पहले हम देख लें कि आप हम्म। इसको फॉरेन में अगर जाने का प्रोग्राम है, तो देखें हम्म। किस यूनिवर्सिटी में ये काम हो रहा है, और उन प्रोफेसर्स को हम टारगेट कर सकते हैं, उन प्रोफेसर्स को हम अप्रोच कर सकते हैं, और वही आपको एक्सेप्टेंस देंगे, दूसरा बंदा आपको नहीं दे सकता। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि घबराना नहीं है। अगर हाँ एक ना सर, भी ये दे तो वो बड़ी, अगले के पास चले जाना है। अच्छा सर, इसमें मैं मजे की बात बताऊं, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। तो जब मेरा इधर हम्म। प्रोजेक्ट फाइनल हो गया था, तो मुझे हम्म। बेल्जियम से एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गई। तो हम्म। वहां पे अब मैंने देखा उसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी, मतलब 100+ में जा रही थी। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट था कि जी मैं नहीं, थोड़ी सी बेहतर यूनिवर्सिटी में जाऊं। तो हम्म। अब यूएस की यूनिवर्सिटी ज्यादातर आपकी टॉप 100 में आ रही हैं। अब जी, थोड़ा सा, यूएस जाहिर है। हाँ जी, ट्रेंड चेंज हुआ यूएस है और दूसरे यूके का। ये टॉप पे हैं। जी, अब चाइना की भी काफी सारी, मतलब अब मिक्स हो गया, काफी बेहतर पोजीशन हुई है। लेकिन उस वक्त हम्म। जब हमने अप्लाई किया था, तो मोस्टली आपको यूएसए की नजर आती थी। जी हाँ। खैर, मैंने एक और दो और यूनिवर्सिटी अप्लाई किया, तो मुझे हम्म। जी टॉप 50 में एक्सेप्टेंस आ गई, वहां भी अच्छा। किया। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि नहीं, मैंने टॉप 1 में या टॉप 10 में जाना है। यानी हार्वर्ड ही जाना है। तो मैंने, अब मुझे ना एक इशू आ रहा था कि हार्वर्ड में डायरेक्ट फूड साइंस का डिपार्टमेंट तो नहीं है। तो अच्छा। न्यूट्रिशन थी। तो न्यूट्रिशन में हम्म। मुझे थोड़ा सा कोई 40% मैचअप हो रहा था मेरा। तो हम्म। मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था उसको थोड़ा सा अमेंड किया। अमेंड हम्म। करने के बाद मैंने उसको ईमेल कर दिया। तो अच्छा। ईमेल किया तो वो तकरीबन 2 and 3 मंथ्स में मुझे फाइनल एक्सेप्टेंस आ गई थी। थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई, अच्छा, यहाँ पे इंटरव्यू मैं की। थोड़ा सा आपको कहूँगा कि थोड़ा सा बताएं कि जो आपने ईमेल की थी प्रोफेसर को, जी जी उस ईमेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बताएं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस मिले कि किस तरह की ईमेल लिखनी है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस आने के चांस ज़्यादा हों। जी। अच्छा सर, इसमें ना दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अक्सर हम होता है जी, फ्राइडे को ईमेल करेंगे, वहां पे सैटरडे संडे होता है, वो बिल्कुल नहीं देखते, अपनी सोशल लाइफ को वो हम्म। टाइम देते हैं। जी, छुट्टी वो ये वाले नहीं दिन काम वो, करते सैटरडे हाँ संडे। जी, ऑफिशियल काम नहीं करते छुट्टी वाले दिन।
तो होता क्या है हम्म। कि जैसे टाइम ज्यादा होगा, गैप आएगा, तो उसमें जाहिर है पूरी दुनिया से लोग अप्रोच कर रहे होते हैं, तो जी। वो आपकी ईमेल नीचे चली जाती है। तो अब अच्छा। उसमें उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी देखते हैं। अक्सर हम भी करते हैं जी, जो अननेसेसरी है उसको डिलीट कर दिया, और जो मेन है उसको हमने देख लिया। तो जी। आपका एक तो टाइटल, टाइटल के साथ साथ टाइमिंग की हमने बात की है, कि टाइमिंग इस तरह हम्म। से अक्सर जो हम करते थे उसमें ये होता था, हमने देखा कि अब यूएस में सुबह हो गई है, हाल तो हमारे पास रात होती थी, तो हमने उस वक्त ही करना है आपने, हाँ जी, हमने कोई 9 बजे, 9:30, 10 बजे के टाइम के हिसाब से कहनी कि वो ऑफिस आए। ताकि प्रोफेसर अभी ऑफिस में आया है तो उसको आपकी ईमेल टॉप पे मिले। पहली ईमेल हमारी हो। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है डॉक्टर आसिफ साहब ने, कि आपने पहले तो टाइम का ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बताएं, उसके अंदर आप जी, मटेरियल किस अब तरह उसमें फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। हमने ब्रीफ, जो ईमेल होता है वो हमेशा कभी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, तो उसको हम्म। शॉर्ट लिखें, और उसमें 4 से 5 लाइन से ज्यादा ईमेल नहीं होनी चाहिए। अच्छा। डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सपोज मैंने उनको बताया जी मुझे एचईसी की फंडिंग है, तो उसका लिंक हम्म। शेयर कर दें, अगर वो हाँ हाँ। इंटरेस्टेड है तो देखें। वरना वो पूरा एक पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमने देखा है कुछ लोग आते हैं गाइडलाइंस लेने, तो वो भी हम्म। एक एक पेज की पूरी ईमेल लिखी होती है, इतना टाइम नहीं होता। टू दी पॉइंट बात हम्म। करें। तो और लिंक कोई, लगा दें साथ। हाँ जी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो उसको आप लिंक में शेयर कर दें। बाकी हम्म। शॉर्ट ईमेल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जब हम अपना प्रपोजल बना के शेयर करते हैं, जी हाँ। तो वो भी आपका शॉर्ट 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप अटैचमेंट में लगाएंगे। हाँ जी, जो अटैचमेंट में लेके जाते हैं, आपका कवर लेटर आपको बनाना आना चाहिए। शुरू शुरू में हम कवर हम्म। लेटर बनाते ही नहीं थे, डायरेक्ट ईमेल कर दी। लेकिन बाद हम्म। में फिर हमें किसी ने गाइड किया जी, कवर लेटर बनाएं और साथ में अच्छा, सीवी अटैच करें। ये दो तीन चीजें मस्ट हैं, जो कि यानी कवर लेटर, आपका, सीवी यस, ये साथ जाएगा। और साथ में और आपकी प्रपोजल। या 1 पेज समरी या 1 पेज प्रपोजल जो है वो आप बनाएंगे। यानी इससे मैं ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि आपने जल्दी में मेल नहीं करनी, नहीं, उसके हाँ ऊपर जी, 1 वीक 2 वीक लगाएं ईमेल को बनाने में। होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप ब्लाइंड ईमेल करते जाएंगे तो रिजेक्शन भी ब्लाइंड ही आती जाएंगी। वो, हाँ जी, वो रिग्रेट आते जाएंगे। वो रिग्रेट आते जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर जो है ना वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको एक नज़र में पता चल जाता है कि एग्जैक्टली, बच्चा सीरियस है या वैसे ही इसने ब्लाइंडली एग्जैक्टली। बस ईमेल कर दी है। अब हमें भी एकेडमिया में मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं, तो हम हाँ जी। पहचान लेते हैं, पता चल जाता है कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। तो वो तो माशाल्लाह हमसे भी सीनियर होते हैं। हाँ जी। तो तो वो मेहनत सब, करके जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पैगाम ये निकला कि मेहनत करके ईमेल लिखें, जी जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें। और मैं ना कल एक पढ़ रहा था, इनके शिवनिंग स्कॉलरशिप्स हैं यूके के, उन्होंने सर, नीचे क्लियर लिखा था कि जब आपकी एप्लीकेशन हमें आएगी तो हम पहले उसको सॉफ्टवेयर में से निकालेंगे कि आपने चैट जीपीटी से तो नहीं बनाई। ऐसे। यानी कि अब क्योंकि एआई के टूल्स ही इतने आ गए हैं कि बच्चे उससे लिख लेते हैं और ये फौरन पकड़ लेते हैं कि ये तो सर एआई की इसमें बनी ना, हुई है, ये तो इसने वो कुछ बनाया लैंग्वेज ही से नहीं। भी पता, लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपने कोई टूल्स यूज किए हैं या आपकी हम्म। अपनी लैंग्वेज। तो ह्यूमन जनरेटेड होनी चाहिए, हाँ चाहे जी, गलतियां भी सिंपल। एक दो हों तो कोई मसला नहीं। हाँ, कोई इशू नहीं है। हम्म। और आप उसको पहले वर्ड पे ड्राफ्ट कर लें। हम्म। वर्ड पे ड्राफ्ट करके फिर आपको आइडिया हो जाएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, हम्म। सेंटेंस वगैरह ठीक होना चाहिए, और शॉर्ट होनी हम्म। चाहिए। और तो शॉर्ट वो होनी चाहिए, फिर, और चैट हाँ, जीपीटी से बिल्कुल नहीं बनानी। नहीं नहीं, वो कोई भी इस तरह का जो एआई टूल्स हैं उसको मत यूज करें फिलहाल। हाँ, बाद में हाँ। करते रहें, जब आपको चीजें मिल जाती हैं तो फिर आप हेल्प हम्म। ले सकते हैं। ये नहीं कि हेल्प हम्म। नहीं लेनी, जब आपको हेल्प काम लें ज्यादा लेकिन हो। खुद लिखें। हाँ, खुद लिखें उसको, वो खुद ज्यादा लिखें, बेहतर है। क्योंकि जो पोजीशन है वो आपको मिलनी है, चैट जीपीटी को नहीं मिलनी। या एग्जैक्टली। ये है ना मसला, कि उसको तो सही मिल बात। गई है जो उसने लेनी है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ जाके, लैब्स में क्या डिफरेंस है हमारे पाकिस्तान में जो है वो रिसर्च वर्क कैसा हो रहा है, और आपने अमेरिका का आपका एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा सा बताएं बच्चों को कि वो लाजमी जाएं या क्या करें। कुछ लोग हमसे रब्ता करते हैं कि यार हमारे फैमिली के प्रॉब्लम है, हम आउटसाइड पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते, बाद में फिर उनको फेस होता है पीएचडी के बाद कि हम क्यों नहीं गए। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। सर अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जी कहते हैं जी हमें डिग्री टाइम से करनी है, हम बाहर नहीं जा ये रहे।
जी जी। एक्सपोजर नहीं लेते। हम्म हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि हमने मतलब सिर्फ रिसर्च जो है वही काफी नहीं होती। आप जब हम्म। किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आप सोशलाइज होते हैं लोगों के साथ, कल्चर एक्सचेंज नेटवर्क होता है। बनाते हैं अपना। जी, नेटवर्किंग होती है, कल्चर एक्सचेंज होता है। और बहुत सारे आपके सर्कल में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि एक मतलब वर्ल्ड में उनका एक नाम होता है। अब जिस जी तरह से मैं अगर बात करूं, हमने अक्सर रिसर्चेज में, बुक्स में वाल्टर विलेट का नाम सुना था। जी हाँ। तो जब मैं हार्वर्ड गया हूं तो मैं मेरे जो प्रोफेसर थे वो वाल्टर विलेट ही थे। तो ओ आप देखिए, माशाल्लाह। न्यूट्रिशन की कोई बुक देख लें, कोई अच्छी पब्लिकेशन देख लें, उनका और नाम होगा वहाँ। वाल्टर विलेट का नाम आएगा उसमें। और वो एक अच्छे वर्ल्ड में रिनाउंड प्रोफेसर हैं। तो अब हम बात कर रहे थे फंडिंग के हवाले से, जिस तरह जो आपने बताया जी, दोनों में अगर कंपैरिजन करें, जी तो हाँ। कंपैरिजन में अब हार्वर्ड की एक लैब थी, प्रोफेसर जॉर्ज उसके थे इंचार्ज। तो उसका हम्म। बजट हमारी हायर एजुकेशन से ज्यादा था। तो अच्छा। ओहो, अब सिर्फ एक लैब का। लैब का, तो अब कहने का अच्छा। मतलब ये है कि जो फंडिंग है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रिसोर्सेज जो होंगे, आपने केमिकल्स लेने हैं, आपके पास इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो फिर आप एक अच्छा अपनी आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। तो आज हम डेवलपिंग कंट्री कोई भी है, एशिया के हैं या अफ्रीका के हैं, वर्ल्ड में कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ इश्यूज तो आते हैं इस तरह के। तो इसलिए इस हम्म। इससे हमारी एक ट्रेनिंग हो जाती है कि हम स्ट्रगलिंग, हम हार्ड वर्कर ज्यादा हो जाते हैं। तो जब जी। हम बाहर जाते हैं किसी डेवलप कंट्री में, तो हम ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं, हमारी आउटपुट ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू अदर्स। उसकी रीजन ये होती है कि हमारी ट्रेनिंग कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट में हुई है, तो हम हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा आता है। तो इसलिए आपने देखा होगा अक्सर हम पाकिस्तानी जो एशियन कंट्रीज हैं, इंडियंस हैं, बंगाली है या दूसरे कंट्रीज, तो उनके लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये करते हैं। ज्यादा परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट इनको लगता है कि हमने कुछ साबित करना है, अपने आप को एग्जैक्टली। प्रूव करना है यहाँ पे। जी बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। यहाँ पे मैं एक, मेरे जहन में अभी एक एक्सपीरियंस आया रिसेंटली यहाँ से ना, एक डॉक्टर आसम साहब, हम हमारे मेरे सुपरवाइजर से, वो एयरशिप पे 6 मंथ लगा के गए। वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी से आए थे यहाँ पे, 6 मंथ जी उन्होंने यहाँ पे रिसर्च की। उनकी जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई कायदे आजम यूनिवर्सिटी से, तो विद इन 6 मंथ वो कनाडा चले गए, क्योंकि यहाँ का उनका रेफरेंस लेटर एक मिल गया उनको, एक उनका सही। पाकिस्तान का था। तो इनकी जो कोलैबोरेटिव लैब थी ना कनाडा में, उनको जब इन्होंने अप्लाई किया डॉक्टर आसम साहब ने, और यहाँ का रेफरेंस था, दोनों की कोलैबोरेशन थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है तो आप आ जाए हमारे पास। तो वो फौरन ही तकरीबन आई थिंक $4-5,000 जो है वो पर मंथ पे उन्होंने उनको हायर कर लिया। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ न्यू जनरेशन के लिए, कि जब आप बाहर से करते हैं तो आपके पास एक एडिशनल लेटर ऑफ रेफरेंस भी तो मिल जाता है आपको। हाँ जैसे आपने बिल्कुल ऐसे। बताया है कि आपको जो सुपरवाइजर वहां मिले हैं उनकी रेफरेंस ऐसे। बुक्स पढ़ाई जाती हैं, तो यस। आपके पास अब उनका रेफरेंस लेटर है, तो आपकी मेहरबानी है कि आप पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, अदरवाइज आपको आउटसाइड कंट्री जाने में कोई मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत सारी रास्ते खुल जाते हैं। सर अभी भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब MIT में, हार्वर्ड में, या और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, कॉर्नल में, इवन टफ्ट में वो काम कर रहे हैं। उनके मेडिकल स्कूल बहुत अच्छे हैं, उनकी जी रिसर्च हाँ। में बड़ा अच्छा नाम है। और इसके साथ हमारे वेटरनरी के बहुत सारे लोग जो हैं वो US में, यूरोप में काम कर रहे हैं, तो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी तो हाँ। अब मेन चीज यही है कि अगर हम, पहली बात तो ये है कि हम एक मिथ जो है मेन के, सिर्फ टॉपर्स को स्कॉलरशिप मिलते हैं, ये गलत हाँ बात है, नहीं, पहली ये बात गलत तो है। ये तो गलत ये। है। ये तो मैंने भी तो एक्सपीरियंस किया है कि ये ऐसे नहीं है। नहीं है। उसको मिलते हैं जो कमिटमेंट शो करता है। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, दूसरे नंबर पे सर, हम अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी कहीं भी स्कॉलरशिप नहीं होगी। तो उसके लिए अप्लाई करना जरूरी है। हाँ जी, तो पहले ये अप्लाई करेंगे तो फिर ही है ना। एग्जैक्टली exactly, आप क्योंकि कहीं इनको भी कैसे ऑप्शन, पता चलेगा कि आपको हाँ, चाहिए। हम कहीं भी मतलब कोई ऑप्शन मिलती है उसको अप्लाई करते जाएं। अगर हमें, अक्सर हाँ होता है कि हमें एक दो जगह से रिग्रेट आता है ना, तो हम डिसपॉइंट होते हैं। और हाँ, फिर हम घबराना थोड़ा नहीं सा, है। हाँ, स्पेस लेते हैं। इसलिए घबराना नहीं है, तो हमें मतलब कंटिन्यूस एक सस्टेनेबल जो स्ट्रगल है वो चाहिए होती है इसमें।
तो हम्म। इंशाल्लाह अब देखें ना, मैंने अगर बी एमफिल के बाद जब पीएचडी के लिए अप्लाई किया ना, जी हाँ। डॉक्टर साहब यकीन करें, मैंने मोर देन 200 लोगों को अप्रोच किया वर्ल्ड में। अच्छा, यानी इतनी हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशन की हैं हाँ आपने? जी। तो अब इसी तरह से जब पीएचडी के लिए मैंने अपनी रिसर्च के लिए अप्रोच किया, उसमें भी मेरे ख्याल में मैंने 70 to 80 लोगों को अप्रोच किया। तो फिर मुझे हम्म। जाके 2 एक्सेप्टेंस मिली हैं। अच्छा, आफ्टर जी। 200 एप्लीकेशंस? जी। आप देखें अब इस तरह से नहीं, एमफिल जो पीएचडी रिसर्च वर्क के लिए 80, 80 में 2, ओके, ओके, ओके। 80 पे 80 टू में तो 2। बहुत अच्छी परसेंटेज है। हाँ जी। तो अब इस तरह से हमें लोग क्या कहते हैं जी, हम अच्छा एक और चीज की वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, हमको वो लेंगे नहीं, ये भी एक गलत बात है। आप अप्लाई करें। अप्लाई करें आप। आप इवन अप्लाई करें, एक अगर लेना है या नहीं लेना ये अगली बात है। मैं मजे की बात बताऊं, मैंने जब अप्लाई किया, मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गई थी हार्वर्ड से। तो अच्छा, मैंने दोस्तों से कहा यार हार्वर्ड जाना चाहिए। तो हम अच्छा। कैफे बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के, तो वो कहते उन्होंने सानू किथे रखना है। है गल है ना असल, कि तो अपने मैंने आप को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नहीं करना चाहिए, और उस वक्त लेटर मेरे पास था। अच्छा, और लेटर आपके पास था और वो कह रहे थे उन्होंने सानू कितने तो रखना है। हम कैफे बैठे चाय पी रहे थे, तो मैंने फाइल ओपन की, फाइल मेरे पास थी। तो मैं बेसिकली हम्म, दिखाने के लिए लेके गया था, मैंने कहा चलो चाय चाय पीते हैं, तो हम्म, वहां पे बात करते हैं ना। तो मैंने हम्म। फाइल ओपन की, मैंने कहा ये देखो लेटर आ गया। हाँ, ये है ना सरप्राइज। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब आपका तकरीबन 10 साल का यहाँ का एक्सपीरियंस है। सर। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने, क्योंकि आपका फॉरेन का एक्सपीरियंस भी है, तो क्या आपको, जब आप इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो इस इसमें आपके लिए कोलैबोरेशंस बनाना कितना आसान रहा? उसके बाद मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ज़ाहिर है अब आप अपने स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करेंगे या कर रहे होंगे, जी तो बिल्कुल। इसमें इस चीज़ का भी आप थोड़ा लिंक बताएं हमें कि क्या आपको फ़ायदा होता है जब आप एक दफ़ा फॉरेन एक्सपोजर लेते हैं? सर अब उसमें जिस तरह हमारी लैब में अब जिस तरह पाकिस्तान में हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो हमारे क्लास फेलो जो हैं कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट से है। जी हाँ। तो इसी तरह से जब आप किसी डेवलप्ड कंट्री में, यूएस या यूरोप में काम कर रहे होते हैं, तो आपके जो कोलीग्स होते हैं वो कोई किसी कंट्री से होता है, कोई किसी कंट्री से होता है। तो इस तरह यानी से वो मल्टी एक। कल्चरल हो जाता है। यस। तो अब मेरी लैब में हम 6 लोग हैं, सपोज एक इंडियन था, ठीक है, और एक डच हमारा कुलीग था, तो एक कनाडा से थी खातून, और 2 अमेरिकन हम्म। थे, और मैं एक पाकिस्तानी था। अच्छा, और मतलब आप आपकी दोस्ती देखें। फिर अच्छी हुई? हाँ आप देखें एक लैब में कितनी डाइवर्सिटी है, कि जी हाँ, आपको मतलब वर्ल्ड के तकरीबन 5-6 कल्चर्स मिल जाते हैं। जी हाँ। तो इस तरह से आपको अच्छा, और इसी तरह आपके लिंक्स बनते हैं, और हर बंदा अपने अपने इंस्टीट्यूट में किसी न किसी पोजीशन पे बैठा होता है, किसी न किसी हम्म, पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। तो इन हम्म। फ्यूचर जब भी आपको कोई बात करनी है, कोई आपको इस तरह से कोलैबोरेशन चाहिए होती है, आप सबसे पहले अपने कोलीग्स को लिखते हैं। जी हाँ। और वहां से उनको पता होता है, टाइम गुजारा होता है, अच्छा टाइम गुजरा होता है आपका, तो वहां से आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती। अच्छा, अब क्योंकि आपका तल्लक फूड एंड न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट से और वो भी ह्यूमन साइड से, तो आप जो न्यू स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि वो किन एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस करें, जिनके लिए जिसमें वो अगर काम करें तो उनको उनको कोलैबोरेशंस बनानी इंटरनेशनली आसान हो जाएंगी? कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, इसमें लाइक आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा है। हम सबसे पहले देखते हैं जी, अब हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है, जिस तरह मेरा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पे एक्सपर्टीज हैं। तो अब जी। मैंने जब भी कोई सर्च करना है, सबसे पहले हम पब्लिक हेल्थ के जो फील्ड्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं वो देखते हैं, ठीक है। और इसी हम्म, तरह से हर बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट होता है, तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग कैंसर का अगर आपने काम करना है, तो वर्ल्ड के सारे कैंसर के इंस्टीट्यूट्स आपके पास आ जाते हैं। आपने जी हाँ। टॉप 10 डिजीजेज पहले देख लें, और उसके साथ आपने फंक्शनल फूड जो हैं वो, उनके हम्म, आपस में जो इंटरेक्शन है फूड्स का, न्यूट्रिएंट्स का अगेंस्ट डिजीजेस या हेल्थ मेलेडीज जो हैं उसके अगेंस्ट, तो उस बेस पे हम इनका काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान
डायबिटीज में मतलब इसकी जी, प्रेवलेंस अच्छी है। टॉप पे है, और टॉप पे इसी है। तरह से लीवर पे अगर कोई काम करना चाह रहा है, क्लिनिकल साइड पे काम कर, कम्युनिटी पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम्म। आपको अपनी फील्ड सर्च करने में इशू कोई नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम देंगे और आपको बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिल जाती हैं। और अगेन हम्म। सिमिलैरिटी बनाएं और इंशाल्लाह एक अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उसके आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने बच्चों को गाइड किया है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम इसको अभी वाइंड अप करते हैं आज के लिए। तो चलो। अगर किसी दोस्त का, किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, डॉक्टर साहब से हम स्पेशल टाइम दोबारा भी ले लेंगे। ये हमारे ऊपर मेहरबान है, तो हमारे सर लिए सर बहुत टाइम शुक्रिया निकाल आपका। लेंगे। तो किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। तो अगर जब 5 7 8 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर डॉक्टर साहब के सामने हम रखेंगे कि अब जी हम दोबारा बच्चों को मीटिंग गाइड करें, उसमें कर सकते हैं, हाँ जी, कोई इशू नहीं कर सर। सकते हैं, ताकि रियल टाइम क्वेश्चंस जो हैं उसको एड्रेस किया जा सके। अभी जो चलो। हमारे माइंड में बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं, जो कि लाजमी जो न्यू स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए यूज़फुल होंगी। और डॉक्टर साहब ने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो यूएसए में जो उनके पास उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ डिस्कस किया है, जो कि जिसका कोई नेमल बदल हो नहीं सकता मजीद, क्योंकि वो रियल टाइम है। तो आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर तो बहुत मिलते शुक्रिया, हैं थैंक बहुत यू। जल्द। सर मैं जी एक बहुत जाते जाते शुक्रिया। एक छोटी सी बात बताता चलो। जी जी आ, जी, लाजमी। मेरे वाले साहब एक स्कूल टीचर हैं। जी जी। तो मैं अब समझूं कि मैं ख्वाब देखूं यूएस के, हार्वर्ड के, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक फंडिंग इश्यूज होते हैं और इस ऐसे अच्छे अदारे में जाना बड़ा होता है। तो ये जी, न है बिग हमारी अचीवमेंट है, गवर्नमेंट की बिग पॉलिसी। अचीवमेंट। हाँ जी। तो इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो सारा कुछ पॉसिबल है। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। यानी कोशिश जारी रखें, सर कोशिश हार करेंगे। नहीं माननी। सर जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अस्सलाम सर, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सलाम।